नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में आने वाले उन 11 महारथी शेयरों के बारे में जिनसे पूरी निफ्टी 50 चलती है। वैसे तो बोलने के लिए दोस्तों निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, लेकिन जो इन 11 महारथी शेयरों का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो 60 से 62% है। अगर इनमें से 5-6 शेयर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं किसी दिन, तो उस दिन निफ्टी 50 चल पड़ता है। नहीं तो अगर इसमें से 5-6 शेयर भी क्रैश हो जाते हैं तो निफ्टी 50 क्रैश हो जाता है। दोस्तों, जब वो निफ्टी लगभग 12,400 के लेवल से गिर के 7500 तक पहुंच गया था, तो इसमें से बहुत से शेयर आधे हो गए थे, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश हुआ था, तो ये आधे हो गए थे। लेकिन अगर आज की डेट में निफ्टी 50 7500 से बढ़ के 10,300 तक पहुंचा है, तो उसमें इन्हीं 10 शेयरों, इन्हीं 11 शेयरों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं। ये स्टॉक मार्केट में दशकों से लिस्टेड है, और इन्होंने कई डाउनफॉल, कई रिसेशन, कई तरह के चीज़ों को देखा है। उसके बावजूद ये दोस्तों अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न्स कमा के देती है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेटेज, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर निफ्टी 50 में कोई किसी कंपनी का है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की नंबर 1 कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 11 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बीच में तो जब ये 1800 का लेवल अचीव कर रहा था, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 11.5 लाख करोड़ पहुंच गया था। दोस्तों, जब लॉकडाउन के दौरान कंपनियों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कई कंपनियां कर्ज के तले दबते जा रही है, उस लॉकडाउन में भी इन्होंने इतने सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठा करके, जैसे फेसबुक ने 10% रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीद ली, और लगभग 10-11 जो वैश्विक स्तर के इन्वेस्टर्स हैं उनको इकट्ठा करके दोस्तों इन्होंने अपना 1.5 लाख करोड़ तक का कर्जा, लगभग 1,70,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने अपना कम कर लिया और एक डेट फ्री कंपनी बन गई। उससे इस कंपनी की क्वालिटी का पता चलता है दोस्तों, और बहुत क्वालिटी का पता चलता है। और ये बहुत सारे फील्ड पे काम करती है, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, और टेलीकॉम का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, डिजिटल का बिजनेस है। इसी वजह से दोस्तों जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। भले इसके जो ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम बिजनेस से अंडर परफॉर्म किया है, उसके बावजूद जो इसके 3 और बिजनेस है, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा देखा जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इन्हीं सब सेक्टर में लोगों को ग्रोथ नज़र आ रहा है। इसी वजह से तो बाहर के इन्वेस्टर्स आके जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है स्टॉक मार्केट का, जो निफ्टी 50 वेटेज है, उसका नाम है HDFC बैंक। भारत के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके जो खाते हैं वो सभी HDFC बैंक में हैं। उसके अलावा जो HDFC बैंक का सबसे अच्छा परफॉर्म करने का सबसे मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि जो इनका जो मैक्सिमम लोन बुक है वो रिटेल कैटेगरी का है। मैक्सिमम लोन बुक इनका रिटेल कैटेगरी का है, मीन्स 80-85% लोन बुक रिटेल कैटेगरी का है। रिटेल कैटेगरी का एक कोई NPA हो जाएगा तो कितना, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख। लेकिन जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का जब वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो उसमें 2,000-4,000 करोड़ का चूना एक बार में लगता है। इसी वजह से अगर रिटेल होने की वजह से इसमें NPA का रिस्क उतना नहीं बना रहता है। तीसरा कंपनी है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी, जो NBFC सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। और इसका वेटेज देखें दोस्तों तो निफ्टी 50 में 7.20% है। उसके बाद चौथा है इन्फोसिस लिमिटेड, भारत की दिग्गज IT कंपनी। दोस्तों, इस कंपनी पे इतने एलिगेशंस लगे, इस कंपनी पे इतने फ्रॉड के केसेस लगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसने अपना आज के डेट में लगभग ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। उससे दोस्तों इस कंपनी की क्वालिटी का पता चलता है। ये अपने निवेशकों को बोनस, डिविडेंड बार बार देके
बार बार बोनस और डिविडेंड देकर अपने निवेशकों का पैसा बनाती है। उसके बाद है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक इसमें पिछले कुछ समय में 5-7 साल पहले ऐसे बहुत सारी दिक्कतें रही थी, लेकिन उन दिक्कतों से ऊपर उठ के भी इसने बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया है। या इसने अपने एनपीएस कम किए हैं, इसने अपना इनकम बढ़ाया है और अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं। दोस्तों ये अभी अपने जो 52 वीक लो है उससे थोड़ा ही ऊपर ट्रेड करी। उसका कारण ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसने निफ्टी 50 में तो अच्छी रिकवरी आ गई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। अंडर परफॉर्म करने का सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि अभी लॉकडाउन की वजह से बिजनेस अभी बंद है और एनपीएस की स्थिति क्लियर नहीं है। और इस एनपीएस की स्थिति क्लियर ना होने की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि न जाने कितने डिफॉल्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद आरबीआई का मोरेटोरियम का जो पॉलिसी है वो भी इसमें एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक ऐसा है कि इसको बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने बहुत हाई रेटिंग दिया है और इसका लक्ष्य बहुत ऊपर का दिया है। उसके बाद दोस्तों एक और आईटी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसका वेटेज निफ्टी 50 में 4.32 है। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी जो लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों के लिए को कमा के दे सकती है। उसके बाद एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी, इसका वेटेज निफ्टी 50 में 4.32%। आईटीसी दोस्तों इसका भी जैसे ये इन्फोसिस है कि डिविडेंड बोनस स्प्लिट से अपने निवेशकों का पैसा बनाती है, वैसे ही आईटीसी भी उसी तरह से अपने निवेशकों का पैसा बनाती है। उसके बाद भारत के एक और प्राइवेट सेक्टर की एक और बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है वैसे कोटक महिंद्रा बैंक है। ये तीनों बैंक भारत की बैंकिंग सेक्टर के जो निफ्टी बैंक को चलाने वाले और बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 को भी चलाने वाले ये 3 बैंक है। इसने भी दोस्तों अभी जस्ट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ एनपीएस की स्थिति क्लियर नहीं है। जो रीज़न आईसीआईसीआई बैंक का है वो कोटक का भी है। लेकिन दोस्तों ये आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और लंबे समय में इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि लंबे समय में अपने निवेशकों को बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम एफएमसीजी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल इतना वाइड रेंज का है। दोस्तों एफएमसीजी को डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है। डिफेंसिव सेक्टर क्यों बोला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी पड़े, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन लोग बाग घर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो नहाने धोने की चीज़ें हैं, वो यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये इनका ग्रोथ एकदम फास्ट नहीं रहता। उसका कारण भी ये है क्योंकि अगर कोई आदमी एक साबुन से नहा रहा है तो वो रोज उतना ही साबुन कंज्यूम करेगा। लेकिन जो इन कंपनियों का जो ग्रोथ रहता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता है पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन तो जो वर्ल्ड का चाहे इंडिया का रैपिडली ग्रो कर रहा है, जितना पॉपुलेशन ग्रो करेंगे उतना इनका कंजम्पशन बढ़ेगा। इसी वजह से दोस्तों इसका जो निफ्टी 50 में इसको भी इसका वेटेज है 3.69%। उसका दोस्तों भारती एयरटेल बीच में दोस्तों ये टॉप 10 से ये बाहर हो गई थी, लेकिन फिर से ये जैसे लॉकडाउन के दौरान इसने परफॉर्मेंस दिया है और लॉकडाउन के दौरान इसने भी अपना 52 वीक हाई अचीव किया है। उसकी वजह से ये टॉप 10 में आ गई है और इसका निफ्टी 50 में 3.10% है। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया का भी इशू चल रहा है, वोडाफोन आइडिया कंपनी पे कोई एक तलवार लटकी हुई है बोल सकते हैं कि कभी भी कंपनी बंद हो सकती है। तो उसका सीधा बेनिफिशियरी रहेगा एक तो रिलायंस जियो और दूसरा रहेगा भारती एयरटेल। इसकी वजह से दोस्तों ये एक अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अगर डुओपॉली हो जाए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी भारती एयरटेल होगा। दोस्तों उसके बाद इस लिस्ट में एक कंपनी इंक्लूडेड नहीं है जिसका नाम मैं लिख के जो मैंने अपने से ऐड किया है उसका नाम है L&T। उसका निफ्टी 50 में वेटेज लगभग 2.5% है। दोस्तों पहले ये 10th नंबर पे आता था, अभी 11 पे खिसक गया है। दोस्तों इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग अभी नहीं है और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ग्रो करना है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है वो L&T प्ले कर सकती है। इंजीनियरिंग फील्ड की लीडर कंपनी है। उसके अलावा दोस्तों जो अभी जिस हिसाब से चाइनीज़ कंपनीज का बाइकआउट चल रहा है, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो चाइनीज़ कंपनियों को मिले हुए थे वो हमारी L&T को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जब
और एल को जब मिलेंगे तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को कमा के दे सकती हैं। दोस्तों अब हम ये सब शेयर के बारे में एक एक बार एक एक करके देख लेते हैं कि ये शेयर ने पिछले कुछ समय में कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दोस्तों ये अभी अभी ये जून 2020 में ये अपना ऑल टाइम का हाई अटेंड किया है दोस्तों, ऑल टाइम का हाई अटेंड किया है। और पिछले फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, ये देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। उसके बाद इसका एनएससी पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं, पिछले ट्रेडिंग सेशन का कितने परसेंट डिलीवरी उठाते हुए मिली है। ये दोस्तों ये 1804 रुपये का है, ये भी 22 जून को बना रहा था। ये देखिए 52 वीक लो से लगभग डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद कितना डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिल रहा है, तो लगभग 35% डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे HDFC बैंक शेयर, HDFC भी दोस्तों बीच में ये भी यहाँ पे आ गया था लगभग 750-800 के आसपास, ये भी लगभग अब रिकवर होके 1058 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका भी दोस्तों हम पिछले दिन का एनएससी पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एनएससी पे ये देखिए दोस्तों, ये 738 रुपये का लो बनाने के बाद 24 मार्च को ये अभी अब करीब 25-30% रिकवर होकर 1058 रुपये पे चल रहा है। तो निफ्टी 50 अगर 7500 से 10,300 पे आया है तो उसका सबसे बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक का रहा है। और इसका डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं हम लोग, तो लगभग 50% डिलीवरी, देखिए 50% डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिले। मतलब निवेशकों का इंटरेस्ट इसमें लगातार बने रहता है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरा हम देख लेते हैं HDFC दोस्तों, ये भी इसका 6 महीने का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कभी 2500 पे चलने वाली कंपनी, 2500 चल, कोरोना की वजह से गिरावट आई और आज लगभग ये अपना कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये परफॉर्म करेगा तो ये बहुत ऊपर जाएगा और अपना ये 2500 का लेवल फिर से रिगेन कर सकता है। अभी लगभग 1772 रुपये में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगली कंपनी इन्फोसिस दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसके ऊपर इतने फ्रॉड के केसेस लगे, चार्ज लगे, उसके बावजूद इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाद में। देखिए दोस्तों ये पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस, 6 महीने देखिए, 6 महीने में कहाँ ये लगभग 500-550 के आसपास आ गई थी ये कंपनी, 550 के, और ये अपना लगभग 52 हाई के आसपास अब ट्रेड कर रही है 800 रुपये के आसपास। इतने सारे एलिगेशंस के क्लियर हो गए और लंबे समय में एक बहुत अच्छा परफॉर्म करके ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं ICICI बैंक। सेम हाल दोस्तों ICICI बैंक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि बैंकिंग थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये जो बैंक्स है जो निफ्टी 50 के टॉप 10 में शामिल है, ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी दोस्तों ये करीब 550 के आसपास चलने वाला शेयर हमें अभी 350 के आसपास मिल रहा है। ये बीच में 270-280 रुपये तक आ गया था। उसके बाद दोस्तों अगला हम लोग देख लेते हैं, उसका है TCS दोस्तों, पिछले कुछ समय से, पिछले 2 साल से ये लगभग 2000 से 2300 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है। दोस्तों जब ये 2300 का लेवल अगर एक बार क्रॉस कर देगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाना शुरू कर देगा तो ये फिर बहुत आगे जा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी बीच में लगभग 1550 के आसपास आ गया था, बीच में ये लगभग 1550 के आसपास आ गया था, 1500-1550 के आसपास, और ये फिर से अपना लगभग ओरिजिनल लेवल रिगेन कर रहा है आफ्टर कोविड। देखिए दोस्तों, तो ये सब कंपनियां इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि गिरी तो है, गिरा तो पूरा मार्केट क्रैश हुआ है, लेकिन अपना ओरिजिनल लेवल फिर से रिगेन कर रही है। उसके बाद ITC दोस्तों, फिर से वही ये लगभग 200-250 के आसपास चलने वाला शेयर, 250 आसपास चलने वाला शेयर, अभी फिर से इसने बीच में 150 तक गिरावट आई थी, लेकिन लगभग इसने अपना 200 रुपये का लेवल फिर से रिगेन कर लिया है। और अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट में इसने दोस्तों अभी अपने निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड, मतलब मीन्स 5% इसने डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड दे के माला माल करने वाली कंपनियां हैं। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी दोस्तों कभी 1800 के आसपास इसका हाई था, ये 1500 या 1800 का हाई था। उसके बाद ये भी आज इसमें भी गिरावट आके लगभग ये 1100 तक का 1100 के आसपास पहुंच गया था, 1100 के आसपास, और ये भी अब लगभग थोड़ा सा रिकवर होके 1349 रुपये का पे अभी ट्रेड कर रही है। उसके बाद दोस्तों अब आगे और देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद भारती एयरटेल दोस्तों, ये पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए, ये भी अपना ऑल टाइम है। और जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में वर्क फ्रॉम
होम का सिस्टम चल रहा है, लोग बाग वर्क फ्रॉम होम, तो डेटा का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। उसकी वजह से दोस्तों ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका जो डाटा डेटा कंजम्पशन है बहुत बढ़ गया है, और इसी वजह से ये आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसी वजह से भारतीय एयरटेल अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। उसके बाद एक और बीच में छूट गया था, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को कर लेते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लॉकडाउन के दौरान भी इसने अपना ऑल टाइम का हाई अचीव किया था, लगभग 2500 रुपये, 26 रुपये का। क्यों? क्योंकि सारे बिजनेस तो क्लोज थे, लेकिन लोगों के जो घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लोग वो तो यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, इसी वजह से ऑल टाइम है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और बीच में फिर अब ये करेक्ट होके अब ये लगभग 2151 रुपये पे मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी हम इस कंपनी को बाई ऑन डिप्स स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपये 200 रुपये की गिरावट में लेना शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो मैंने पहले ही बोला कि इंजीनियरिंग सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, और इसको देखिए दोस्तों, बीच में ये लगभग 600 रुपये तक गिर गए थे, 600-650 रुपये तक का इसमें फॉल आ गया था। 600 रुपये ये यहाँ पे, लेकिन फिर से इसने अपना लगभग 1000 का लेवल रिगेन कर लिया, और बहुत जल्दी ये अपना ये लेवल जो 1400-1500 का लेवल है वो भी रिगेन करेगी, जो जिस हिसाब से इसके कंपनी के फंडामेंटल्स और इनका जो परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से दोस्तों। तो ये इन सब शेयरों को बताने का कारण सिर्फ ये था कि ये ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं जिसमें आप अगर थोड़ी गिरावट में खरीदारी करते हैं, अगर बाई ऑन डिप्स करते हैं, जो जैसे कोई भी शेयर 10-15% अपने लेवल से गिर गया है वहाँ से आप खरीदारी स्टार्ट करते हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है 5 साल 10 साल में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकती है दोस्तों। बस इतना बोल के मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।